हेलो फ्रेंड्स, BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जो करंट अफेयर्स की जो घटना होती है, करंट अफेयर्स का जो हमारा क्वेश्चन होता है, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं, और ताकि वो हमें लंबे टाइम तक याद रहे और एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए हमें उसका आंसर तुरंत पता चले। तो इस हिसाब से हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बहुत कम समय में, एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ये ध्यान रखिएगा। और ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको दिया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल नामित हुए हैं। तो ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था हमारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। अब शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 25 मार्च को नीति आयोग के फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नई दिल्ली में। नीति आयोग ने फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया 25 मार्च को। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। ये जो फिनटेक कॉन्क्लेव है, इसका उद्देश्य है कि फिनटेक जो बेसिकली अगर हम बात करें फिनटेक की, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, अगर मैं आपको एकदम अच्छा सा एग्जांपल दूं और सिंपल भाषा में, तो थोड़ी देर के लिए हम जब बैंक की बात करते हैं, तो पहले जब हम पैसा निकालने जाते थे बैंक में, तो बैंक वाला 2-3 रजिस्टर लेके जो है बैठता था, और उसमें जो है उसको पूरा लिखना पड़ता था कितना पैसा आपने निकाला, कितना आपने जो है जमा किया, कितना आपका पैसा बचा। तो उसको जो है ये हर कॉलम में अलग अलग उसको जो है लिखना होता था। लेकिन अब बहुत ही आसान हो गया, हम एटीएम में जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, हमें चिंता नहीं होती है, ना ही बैंक वाले को चिंता होती कि उसको अपडेट करना है, वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाता है अकाउंट। ठीक है, तो यही है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो फाइनेंशियल जो सर्विस होती है उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में भारत को और बेहतर बनाया जा सके, इसका उद्देश्य यही है। एनआईटी की अगर बात करें हम, यानी कि नीति की अगर हम बात करें, नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। अमिताभ कांत जो है वो नीति आयोग के सीईओ हैं, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में लॉन्च एवरी बोट काउंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो एवरी बोट काउंट्स एक पुस्तक अभी रिलीज़ हुई है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं नवीन चावला, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। नवीन चावला पूर्व मुख्य जो है चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, और ये जो पुस्तक है बेसिकली इसमें लिखा है इन्होंने कि किस तरीके से जो है निर्वाचन आयोग काम करता है, और कैसे हर एक आदमी का जो वोट होता है वो महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी को जिताने में, किसी भी व्यक्ति को जिताने में। ठीक है, तो ये यहाँ पर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी बुक है, और आप लोग अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन में जो है ये बुक है, और नवीन चावला जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये हैं हमारे, ये जो नवीन चावला हैं ये हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को विश्व का 12वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बताया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली को 12वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बताया गया है अभी। और ये जो एयरपोर्ट बताया है 12वां एयरपोर्ट, किसने बताया है, ये बताया है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। यही जो है बताता है कि कौन जो है एयरपोर्ट की रैंकिंग किस हिसाब से है, कौन सा एयरपोर्ट कैसे जो है अच्छा काम कर रहा है, या फिर कौन कह सकते हैं अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। तो सब कुछ जो है यही देखता है। तो इसी ने बताया है कि 12वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इससे पहले 2017 में, ये जो रिपोर्ट है ये 2018 के लिए है। ठीक है, 12वां जो स्थान है 2018 के लिए मिला है। अगर 2017 की अगर बात करें तो उस वक्त 16वां स्थान था, यानी कि अब 16वें स्थान से ये 12वें स्थान पे आ चुका है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 26 मार्च को स्वदेश निर्मित, स्वदेश कर लीजिएगा यहाँ पर, स्वदेश निर्मित किन तोपों को सेना में शामिल किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि धनुष तोप। धनुष तोप को 26 मार्च को सेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेश निर्मित ये तोप हैं और इनकी मारक क्षमता जो है वो आपने सुना होगा, बोफोर्स का नाम आपने सुना होगा, तो इनसे काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और दिन और रात दोनों वक्त जो है ये काम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो भारतीय सेना है उसकी ताकत काफ़ी हद तक जो है इससे बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो यही है धनुष तोप, जिसको कि 26 मार्च को जो है सेना में शामिल किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जेट एयरवेज के चेयरमैन कौन हैं जिन्होंने 25 मार्च को कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नरेश गोयल। नरेश गोयल चेयरमैन और संस्थापक दोनों ही हैं जेट एयरवेज के। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है 25 मार्च को कंपनी के निदेशक मंडल से। और बेसिकली जेट एयरवेज के हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है इस वक्त। इसमें लगभग 26 बैंकों के 8,000 करोड़ रुपए का जो है इस पर कर्ज है, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए जो जेट एयरवेज का कह सकते हैं जो निदेशक मंडल है, अब उसमें जो है जो जिन्होंने जेट एयरवेज को कर्जा दे रखा है वही लोग जो है अब जेट एयरवेज के जो निदेशक मंडल है उसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने हिसाब से अब चलाएंगे, और जो नुकसान जेट एयरवेज को हुआ है, जो घाटा अभी चल रहा है, उसको जो है रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। नरेश गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद ये चेयरमैन पद पे भी नहीं रहेंगे। अब चेयरमैन पद से भी जो है इनका इस्तीफा हो गया है। इसके बाद ये आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, यही है नरेश गोयल। ठीक है, जेट एयरवेज के चेयरमैन और संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे गहरी साफ्ट गुफा क्रैम लाडो की खोज की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि मेघालय में। मेघालय में अभी सबसे गहरी साफ्ट गुफा की खोज की गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा, क्रेम लाडो। ठीक है, और बेसिकली जो ये खोज की गई है, जो ये गुफा खोजी गई है, ये पूर्वी खासी हिल्स जिले के मासिन राम में खोजी गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ये गुफा खोजी गई है 105 मीटर गहरा साफ्ट प्रवेश मार्ग है इसका, और ये आप देख पा रहे होंगे, तो यही है वो गुफा। ठीक है, 105 मीटर जो है इसका जो है प्रवेश मार्ग है। तो इस चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए। मेघालय बेसिकली प्रसिद्धि इसलिए है कि यहाँ पर जो है बहुत पुरानी और बहुत ही ज़्यादा जो है गहरी गुफाएं पाई जाती हैं। गुफाओं का नेटवर्क जो है मेघालय में माना जाता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी गुफाएं पाई जाती हैं वो मेघालय में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मेघालय जो है उसका सही आंसर हो। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। इसके बाद मेघालय के बारे में 3 पॉइंट लिखे हैं। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग, और मुख्यमंत्री हैं कॉनरॉड संगमा। इसी तरीके से राज्यपाल हैं यहाँ के तथागत रॉय। अगर हम यहाँ पर से मैप की अगर बात करेंगे तो मैप में हमें क्या देखना होता है कि कितने राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो आप यहाँ पर से मेघालय देख रहे हैं, तो अगर इस साइड से देखेंगे ये जो एरिया है ये तो बांग्लादेश का पड़ता है, और इस तरीके से जो है ये एरिया जो है वो असम का पड़ता है। तो यानी कि इसकी जो सीमा है वो असम से लगी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि 25 मार्च को भारतीय वायुसेना ने किस हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर को 25 मार्च को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। तो इस चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इसका पूरा नाम है चिनूक CH-47। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये 9.6 टन से 11 टन तक का कार्गो उठा सकता है, यानी कि वेट उठा सकता है। कहीं कहीं पर ये आपको 11, कहीं कहीं पर 10 भी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं 9.5 से 11 टन तक का वेट जो है ये उठा सकता है, और इस वेट को उठाकर ये 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं, तो यही है वो हेलीकॉप्टर जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है, वायुसेना में। तो आपको ध्यान होना चाहिए, इसका नाम क्या है। इसका नाम है चिनूक CH-47। जब वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक इन इलाकों में जब युद्ध हुए थे तो अमेरिका जैसे देशों ने जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया था इसको। तो इसके अंदर जो है मतलब भारी से भारी जो मशीन होती हैं उनको रख के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा सकता है। अगर कोई मतलब ऐसा कोई हमला हो जाता है हम पे, तो जो राशन
राशन है वो पहुंचाया जा सकता है सैनिकों के लिए, या कोई आपदा आ जाती है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रात और दिन दोनों वक्त जो है ये उड़ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वायरलेस ई कैब चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला विश्व का पहला देश बनेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हीं के लिए ये जो है यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा, वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। इनकी जो शुरुआत है सबसे पहले जो है ओस्लो में की जाएगी। ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की, और यहाँ की जो मुद्रा है नॉर्वे की वो है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, तो ओस्लो में ही जो है ये चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, वायरलेस चार्जिंग स्टेशन। अच्छा, अगर आप बात करता हूँ मैंने यहाँ पर बोला वायरलेस चार्जिंग स्टेशन, तो वायरलेस चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या हुआ? वायरलेस जो चार्जिंग होता है मोबाइल में भी अब आने लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना किसी वायर के मोबाइल चार्ज कर देगा। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, इसके साथ जो है एक डिवाइस मिलती है चार्जिंग वाली, उसमें वायर लगा होता है, आपको प्लग पे लगाना होता है, और वो जो है उसमें मतलब जो है कह सकते हैं एक तरीके से ये जो है ये जो पूरा एक सरफेस होता है, इसमें अपना मोबाइल ऊपर से अगर आप रख देंगे तो तुरंत ही चार्ज करना होगा। यानी कि मोबाइल पे अलग से प्लग आपको नहीं लगाना पड़ता, बस उसी के ऊपर रख दो प्लेट के ऊपर और आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वो सिस्टम काम करता है। मोबाइल पर प्लग नहीं लगाना पड़ता, बल्कि जो उसके साथ जो प्लेट मिली होती है उसी के साथ जो है वो वायर लगा होता है। ठीक है, जैसे ही आप जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो वो वायर जो है मतलब ऑटोमेटिक जो है उसमें चार्जिंग वो करने की क्षमता आ जाएगी। तो आप जैसे ही अपना मोबाइल उसके ऊपर रखते हैं तो मोबाइल आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ जो है उसी तरीके से ये भी काम करेगा। ठीक है, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। बाकी आप पढ़ सकते हैं, दुनिया भर का दिया हुआ है ऑनलाइन जो ई चार्जिंग वाला सिस्टम है उसके बारे में पूरा। ठीक है, ये अपना इंडिया है। अगर हम यहाँ पर से देखेंगे तो ये जो पूरा इलाका पड़ता है, यहाँ पर जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं ये नॉर्वे की है। यहीं पर जो है पहला वायरलेस ई कैब चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा ओस्लो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पीटर तबीची। पीटर तबीची को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। और पीटर तबीची जो है वो केन्या में विज्ञान और गणित के अध्यापक हैं। तो ये विज्ञान और गणित पढ़ाते हैं बच्चों को, और काफ़ी जो है इन्होंने काम किया केन्या में गरीब बच्चों के लिए। जो भी इनकी जो इनकम होती है उसका जो 80% होता है वो ये दान कर देते हैं, गरीब बच्चों के ऊपर जो है खर्च कर देते हैं। तो 80% जो इनका पूरा कह सकते हैं वेतन है उसको ये गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं। तो इसीलिए जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। और जब ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया जाता है तो विजेता जो भी होता है उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाता है। तो इनको भी ये मिला है। पीटर तबीची इनका नाम है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। केन्या के ये टीचर हैं। ठीक है, विज्ञान और गणित दोनों ही सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि क्रूर दासता प्रणाली में संघर्ष करने वाले और मारे गए लोगों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 25 मार्च को। तो 25 मार्च को क्रूर दासता प्रणाली में जब दास प्रथा थी तो उस वक्त जो है जो भी लोग मारे गए, जिन लोगों ने संघर्ष किया दास प्रथा के खिलाफ, या फिर जो लोग दास रहे, उन लोगों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं हम लोग 25 मार्च को। ध्यान रखिएगा। वर्ष 2019 के लिए इसका जो विषय था वो था दासता का स्मरण, न्याय के लिए कला की शक्ति, रिमेंबर स्लेवरी द पावर ऑफ द आर्ट फॉर जस्टिस। ठीक है, तो इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसकी थीम याद रखिएगा, क्या थी इसकी थीम ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस मछली को विलुप्तप्राय घोषित किया गया है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि हम्फेट। पैरट फिश को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विलुप्तप्राय घोषित किया गया है। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है इसने इसको लाल श्रेणी में डाल दिया है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी है, अब इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं, तो यही है वो पैरट फिश, हम्फेट पैरट फिश, जो कि विलुप्ति के कगार पे पहुँच गई है अंडमान और निकोबार में। तो इस चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक पॉइंट जिसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किस राज्य ने
ओला कैब पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कर्नाटक सही होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चेंजेस है। कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया था कि 6 महीने का प्रतिबंध हमने लगा दिया, उसके 2 दिन बाद ही अपना फैसला चेंज कर दिया है और फिर से जो है कर्नाटक सरकार ने ओला कैब पर से अब प्रतिबंध हटा दिया है, यानी कि कर्नाटक में फिर से ओला कैब चलने लगी है। तो 6 माह वाला जो मैंने बताया था वो कैंसिल, और ये वाला सही हो जाएगा कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर शुरू हो गई। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 6 माह का प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, गवर्नमेंट का है, क्या भरोसा, कभी भी बदल जाती है। चलिए, अब आपके लिए आज के प्रश्न हैं, इनका आंसर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि घास का सबसे ऊंचा और मोटा प्रकार कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर तुरंत बताइएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 19 फरवरी को देश में हर इमरजेंसी सेवा सहायता के लिए किस नंबर की शुरुआत की गई है? आप में से ही किसी ने कहा है कि पुराना क्वेश्चन दीजिए, तो ये है पुराना क्वेश्चन हमारा। 19 फरवरी का क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे कि किस जो अभी इमरजेंसी सेवा शुरू की गई है, इसके लिए कौन सा नंबर जो है शुरुआत की गई है, इमरजेंसी सेवाओं के लिए कौन से नंबर की शुरुआत की गई है, ये आपको बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिएगा। थैंक यू सो मच।